students. I'm Arun sir. Pleasure to see you all. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. In my previous video, I have discussed theory for the issue of shares, what is share, what are the types of shares, what is share capital, what are the various types of share capital, why shares are issued, like that. Continuing from that, in this video, I am going to discuss about horizontal format of balance sheet, methods of issue of shares, and how public issue is made. Coming to first, format of horizontal balance sheet. As you know in the first lecture, as per the board question paper pattern, in issue of shares, you may be asked to pass journal entries and prepare a balance sheet. Rarely it may be asked. Now, what is balance sheet first? As you know, balance sheet is a statement of assets and liabilities. आपका राइट हैंड साइड में एसेट का पूरा डिटेल रहेगा, आपका लायबिलिटी साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी का आपका लिस्ट रहेगा. Balance sheet is prepared to know the financial position of the business, financial health of the business, financial affairs of the business. Balance sheet सबसे important financial statement है. ये बैलेंस शीट बनाने से आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ अफेयर्स मालूम पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ता है. You know how to prepare a balance sheet of a sole trader. पिछले बरस आपको फाइनल अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेडर में बैलेंस शीट बनाने को सिखाया था. That's called horizontal balance sheet. उसको बोलता है horizontal balance sheet. मतलब ए साइड में एसेट रहना, ए साइड में लायबिलिटी रहना. And now it is balance sheet of a partnership firm, that is balance sheet of a joint stock company. आपको एक बात अभी क्लियर कर लूं, जो आपको मैंने आज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट सिखाने वाला एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में, वो दुनिया का कोई भी कंपनी horizontal balance sheet is no more used. Since 2016, we are using vertical balance sheet of a joint stock company. Vertical, जो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी को लिखा जाता है, उसके बाद एसेट को लेके जाता है एक के बाद, इसलिए इसको वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं. लेकिन बोर्ड ने आपको ये फॉर्मेट दिया तो मैं जस्ट ये फॉर्मेट आपका सामने रखूं. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. आपको मालूम है बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तो हेडिंग रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट. जो डेट देते हैं वो आपको जो मींस 12th में बैलेंस शीट पूछा जाएगा, आपको ये फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है अगर पूछा तो. राइट हैंड साइड में कैश एट बैंक, मतलब जिधर जिधर आप जर्नल एंट्री पास करते हो उसका डेबिट में कब कब बैंक आता है सबको टोटल करेगा तो कैश एट बैंक का बैलेंस आता है. इट्स वेरी सिंपल. हाउ टू कैलकुलेट कैश एट बैंक? आप जो जर्नल एंट्री पास करोगे ना इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन में, उसमें जिधर जिधर बैंक डेबिट में आता है उसको टोटल करने का. बाई चांस बैंक क्रेडिट में आया हो एंट्री में, उसको माइनस करने का. जो अमाउंट आता है एसेट साइड में कैश एट बैंक का सामने लिखने का. दैट्स ऑल. No more discussion. Understood? Each one of you? Yes, very simple. So आपको एग्जाम में सिर्फ एक कैश एट बैंक आएगा, उसको टोटल करने का, लास्ट का टोटल भी वही रहेगा. Now coming on to the liability side, ये तो इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर है. शेयर्स का संबंधित एंट्री आ जाएगा, समझ में है ना. सो आपको लायबिलिटी साइड में जो शेयर्स के बारे में लिखना है वो भी मेरा पिछले वीडियो में लास्ट में जो सिखाया था मैं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसको जस्ट रिप्रोड्यूस करना है. दैट्स ऑल. इसलिए उसी दिन बोला था आपको
आपको शेयर कैपिटल का जो है बाय हार्ट करना है। सो कमिंग टू लायबिलिटी साइड, पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो प्रॉब्लम में दिया है वो लिखने का और डबल अंडरलाइन करने का। डबल अंडरलाइन करने का मतलब है आपको टोटलिंग में उसको कंसीडर करने का नहीं है। देन कम्स इश्यूड शेयर कैपिटल, आपको मालूम है ऑथोराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो हमने पब्लिक को रियली इश्यू करते हैं, प्रॉब्लम में देते हैं, वो भी लिखने का, डबल अंडरलाइन करने का, टोटल करने का, टाइम कंसीडर करने का नहीं है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, आपको मालूम है थर्ड पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल है, दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, वो भी आपको लिखना है, डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितना शेयर्स हमने कॉल किया, कितना कॉल मेड किया, सो टोटल कॉल्ड अप पर शेयर कितना है वो लिखने का, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप पर शेयर वो आप आएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में वो लिखने का। उसमें लेस कॉल सिनेरियर, आपको मालूम है कॉल सिनेरियर को अनपेड कॉल्स बोलते हैं, जो हमने कॉल किया है पब्लिक को लेकिन उन लोगों ने हमको वो पेमेंट नहीं किए, लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स द कंपनी, कॉल्स मेड बट नॉट पेड, समझा? वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से कॉल सिनेरियर माइनस करोगे और जो अमाउंट आता है आउटर कॉलम में लिखोगे, उसको पेड अप शेयर कैपिटल करके बोल देना, डबल अंडरलाइन नहीं करना, वो जो अमाउंट है टोटल में उसको ही दिखाना है। तो आपका एट द एंड ऑफ द डे कैश एट बैंक जो एसेट साइड में है वो पेड अप शेयर कैपिटल जो लायबिलिटी साइड में है वो दोनों इक्वल अमाउंट आना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं सर डायरेक्टली आप शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा? शॉर्टकट बताता हूं, जब जब शेयर कैपिटल आपका जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आता है उससे डेबिट का जो भी है माइनस करने का, तब जो आता है वो है पेड अप शेयर कैपिटल। जितनी बार जर्नल एंट्री पास करते हो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में आपका शेयर कैपिटल आता है, वो शेयर कैपिटल से कभी भी अगर डेबिट में शेयर कैपिटल आया हो आपका एंट्री में, वो माइनस करने का, क्रेडिट माइनस डेबिट शेयर कैपिटल का एंट्री जो आता है पेड अप शेयर कैपिटल है उसको टोटल में डाल देने का, दैट्स इट। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, वेरी सिंपल। मैंने आपको प्रिडिक्ट करूं ये बड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, ये मेरा सोच है, मेरा प्रिडिक्शन है, समझे कि नहीं? स्टिल मैंने आपको ये पढ़ाया, आपको बताना है। तो आने वाला दिनों में कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी ये फॉर्मेट को यूज नहीं करता है, आपको वर्टिकल बैलेंस शीट यूज करना है, लेकिन वो ने बोला करके ये फॉर्मेट आपको सिखाया। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मालूम है कल ही मैंने आपको आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताया था, उसमें आपको कौन सा टाइप का ऑब्जेक्टिव्स आएगा करके बोला था। तो मैंने बोला था आपको कंसेप्चुअल स्टडी, थियोरेटिकल स्टडी बहुत जरूरी करके बोला था। तो इसके लिए मेरा अटेम्प्ट है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। व्हाट इट मींस, यू इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक, देयर आर many ways to issue of shares to public। हम शेयर पब्लिक को बेचते हैं, ये पब्लिक को जो शेयर बेचते हैं उसमें अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड्स है, उसको मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बोलते हैं। आपका स्क्रीन में मैंने 7 टाइप का मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स बताया था। एक का नाम पब्लिक इश्यू है, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट है, थर्ड राइट शेयर्स है, नेक्स्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, ESOS बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, बोनस इश्यू बोलते हैं, और इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फर्स्ट 1 to 6 उसको बोलता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, पैसे के लिए शेयर बेचना। लास्ट है बिना पैसा लेके शेयर बेचना, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये बोलने के बाद आपको हर मेथड्स का ऊपर 2-2 लाइन में बात करता हूं, एकदम अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। ऑब्जेक्टिव्स का टाइम में एक क्वेश्चन आप आया तो आपको लिखना है। जितनी भी मैं थियरी में बात करता हूं उसका अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन आएगा, दशुभ समझे कि नहीं? सो आपको ये मेरा वीडियो को एकदम अच्छे से फर्स्ट से लास्ट तक सुनना है। फर्स्ट इज पब्लिक इश्यू, उसके अंदर 2 आता है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर और FPO फर्दर पब्लिक ऑफर। नॉर्मली एक लिमिटेड कंपनी ने पब्लिक को शेयर बेचता है, कभी इनिशियली जब कंपनी को चालू करता है,
और जब जब उसको पैसे का जरूरत पड़ता है तो फर्दर में पब्लिक को शेयर बेचता है। जो इनिशियली हमने पब्लिक को शेयर बेचते हैं पैसा लेके, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। और फ्यूचर में जब भी पब्लिक को हमने प्रोस्पेक्टस इश्यू करके शेयर बेचते हैं उसको बोलता है फर्दर पब्लिक ऑफर। पब्लिक को दिया हुआ मींस शेयर्स। इसको सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 में। If you refer Companies Act 2013 section 23 subsection 1, you can see how the shares are issued to public। समझे क्या नहीं, ये पब्लिक ऑफर है, पब्लिक को पैसा लेके शेयर बेचना। नेक्स्ट कम्स प्राइवेट प्लेसमेंट। कभी कभी कंपनी को ज्यादा पैसे का गरज नहीं पड़ता है, कम पैसे का गरज पड़ता है, तो वो अपना रिलेटिव्स, अपना डियर एंड नियर वंस, इसको शेयर बेचता है विदाउट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको पब्लिक इश्यू का पैसा बचता है इसमें। नॉर्मली ब्रोकर्स आपको कुछ ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का नाम बताते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, जो आपका पूरा पूरा शेयर खरीदना चाहते हैं। सो आपको ज्यादा लोगों को शेयर बेचना नहीं है, एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पब्लिक को शेयर बेचना है। This issue of shares a limited group of people is called as a private placement. You need not issue prospectus या advertise to the public for purchase of these shares. As per the latest requirement, a private placement limits maximum numbers to 200। आपने ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों को ही प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने पहले बताया, आपका इश्यू एक्सपेंसेस बच जाता है, समझे कि नहीं, आपका डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारा पैसा बच जाता है। और मैंने बोला नॉर्मली एक ब्रोकर का थ्रू आपने प्राइवेट या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये शेयर बेचते हो, उसको बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट। जो आपको अच्छे से मालूम है उनको शेयर बेचना, पैसा लेके हो सकता है एक आधा रुपए कम करके आप उसको बेच सकते हो, समझा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। उसका सेक्शन है सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट कम्स राइट शेयर्स। राइट शेयर्स, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। जब आप पब्लिक को शेयर इश्यू करना चाहते हो, सबसे पहले आप प्रेफरेंस देते हो आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डर एक बिल्डिंग बांधा था, उसमें से आपने एक फ्लैट खरीदे थे। आज 2-3 बरस के बाद उसने और एक बिल्डिंग बांध रहा है, टावर बांध रहा है, तो सबसे पहले आपको ऑफर देगा जो आप पुराना गिराकी है उसका, जो आपको बोलता है आपको थोड़ा सस्ते में मैंने मेरा फ्लैट आपको भेजूंगा, आप इंटरेस्ट होगा तो खरीदो, उसको बोलता है राइट शेयर। सो इश्यू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स in a particular proportion is called right shares at a predetermined price। थोड़ा सस्ते में आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट में बेच देना, वो उसको बोलता है राइट शेयर्स। उसका सेक्शन है सेक्शन 62 सब सेक्शन 1। फॉर एग्जांपल, आपके पास 50,000 शेयर होल्डर्स है, आपने 5:1, अगर आपके पास 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स है, आपको 1 शेयर खरीदने का राइट दिया है। 5:1, 50,000 का कितना होता है, 5 का 1, 50,000 का 10,000। आप 10,000 शेयर खरीद सकते हो, वो भी आपको प्री डिटरमिन्ड प्राइस थोड़ा डिस्काउंट मिला जाएगा। और ये राइट शेयर में एक फायदा है क्या, आइदर यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर और यू कैन रिनाउंस इट। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके पास 50,000 शेयर्स है, आपको राइट शेयर्स 5:1 में 10,000 का ऑफर मिला, आपने पूरा का पूरा 10,000 का जो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। इवन अगर आपको वो 10,000 शेयर खुद को नहीं चाहिए, आपको फ्रेंड्स को या मार्केट में आप दूसरों को थोड़ा महंगा में बेच सकता है। अगर आपको 15 रुपए में एक शेयर मिला, मार्केट में आप 18 रुपए में बेच के 3 रुपए का फायदा कर सकता है। अगर आपको शेयर नहीं है, आप रिनाउंस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपका कंपनी जो आपको ऑफर दिया था दूसरा पब्लिक को अपना रेट में बेच डालेगा। दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। मूविंग टू नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम।
कभी कभी एक प्रोग्रेसिव कंपनी ने, एक अच्छा कंपनी ने अपना एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को, ऑफिसर को, एम्प्लॉयज को एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस में शेयर्स ऑफर कर सकता है। आपका पास जो डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज है, उन लोगों को आपको रिटेन करना है आपका कंपनी में बहुत दिन तक, तो आप उन लोगों को शेयर्स एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस में ऑफर करते हो। प्री डिटरमिन्ड प्राइस कंपैरेटिवली लेस देन मार्केट प्राइस। समझा? ये क्वेश्चन ऑफ दैट इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 37 और 620 में बताया गया। लेकिन इसका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। इसका मतलब जो एम्प्लॉय को आपने शेयर दिया वो 3 इयर्स मार्केट में नहीं बेचना चाहिए, बाद में बेचेगा तो चलेगा। समझा? तो जो एम्प्लॉय था आपका, वो आपका ओनर बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। सो एम्प्लॉय को रिटेन करने का एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नेक्स्ट है स्वेट इक्विटी शेयर्स। इट रिजेंबल्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। Normally, this is issued to either directors or promoters for their inventions, for their services towards your company. अगर कोई भी डायरेक्टर्स, कोई भी प्रमोटर आपका कंपनी के लिए बहुत ही मीन्स फायदा दिलाया है, वो एकदम वैल्यूएबल पर्सन है, तो आपको डिस्काउंट में स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हो। और वो जो प्रमोटर को ये स्वेट इक्विटी शेयर मिला है, जब चाहेगा तो वो मार्केट में अपना मर्जी से उसको बेच सकता है। डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स ये है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आपको एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस में मिलेगा, स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, कभी कभी फ्री में भी मिलेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम डायरेक्टर्स को, आपका ऑफिसर को, आपका एम्प्लॉयज को मिलेगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स आपका डायरेक्टर्स को या नॉर्मली प्रमोटर्स को मिलेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो शेयर मिला है आप 3 इयर्स तक उसको किसको भी बेच नहीं सकता, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर को आप किसको भी बेच सकता है। इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 88 और सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात किया है। समझा? नेक्स्ट कम्स बोनस इश्यू। बहुत सारा प्रोग्रेसिव कंपनीज है, प्रूडेंट कंपनीज है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो हर बरस आपका जो कंपनी का प्रॉफिट से एक पर्टिकुलर हिस्सा जमा करते हैं, उसको रिजर्व फंड बोलते हैं, जनरल रिजर्व बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद ये रिजर्व जो है वो शेयर कैपिटल से ज्यादा होता है, तब कंपनी ने आपको फ्री में शेयर देता है रिजर्व को कन्वर्ट करके। दिस कन्वर्शन ऑफ रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज बोनस इश्यू। इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट फ्री कॉस्ट इज कॉल्ड बोनस इश्यू। ये बोनस इश्यू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में फ्री में बोनस दिया जाता है, बोनस शेयर दिया जाता है। यू नीड नॉट पे एनीथिंग टू द कंपनी, बिना कुछ पे करके आपको शेयर्स मिलता है, उसको बोलता है बोनस इश्यू। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, आपके पास 1 लाख शेयर्स है, कंपनी आपको फ्री में 20,000 शेयर्स देता है आपसे बिना पैसा लेके। लेकिन ये शेयर किधर से देता है? जितने भी आपका फ्री रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स है, उससे आपको शेयर फुक्कट में देता है, फुल्ली पेड। इसको बोलता है बोनस इश्यू। सो किसको नहीं चाहिए फुक्कट में शेयर्स? इसको बोलता है बोनस इश्यू। विदाउट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी इश्यू शेयर्स टू देम, एज इज कॉल्ड बोनस इश्यू। एंड लास्ट, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको मालूम है नॉर्मली एक कंपनी पब्लिक को पैसा लेके शेयर देता है, लेकिन इन दिस केस शेयर्स आर इश्यूड टू पब्लिक नॉट फॉर कैश बट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बिना पैसा लेके पब्लिक को शेयर देना ये कभी होता है जब भी हमने वेंडर से कुछ मशीन खरीदा, कुछ जमीन खरीदा, उन लोगों को पैसा देना है, ये पैसे के बदले में हमने उन लोगों को शेयर्स देते हैं। कभी हमने दूसरों का कंपनी खरीदा, उसका परचेज कंसिडरेशन देना है उन लोगों को, ये परचेज कंसिडरेशन हम हमारा कंपनी का शेयर से दे सकते हैं। इसको बोलता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। विदाउट गेटिंग कैश फ्रॉम द पब्लिक, issue of shares to public is called as
issue of share for consideration other than cash. So these are the various methods of issue of shares to public. All of you understood? सबको समझ में आया? क्यों कंपनी ने अलग अलग तरीके से पब्लिक को शेयर इश्यू करता है, कैसा करता है, उसका प्री कंडीशन क्या है, उसका रिलेटेड सेक्शन क्या है, एकदम डिटेल में बताया. गो थ्रू इट, वॉच इट, समझे क्या नहीं, फॉर योर फ्यूचर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. दो बार वीडियो देख लो तो आपको पूरा समझ में आएगा डिटेल कंपनी अकाउंट का, इश्यू ऑफ शेयर्स का. सो मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो टुडे. आज के वीडियो का लास्ट पार्ट है प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. एक शेयर बेचना आसान नहीं है. वी हैव टू फॉलो too many formalities, legal requirement as and when we issue shares to the public. जब हम शेयर पब्लिक को इश्यू करते हैं, हमको बहुत सारा मीन्स लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोसीजर को अपनाना है. सो इन दिस पार्ट we will discuss what are the various procedure of issue of shares, how shares are issued to the public, what are the various ways. This we will come to know and admit a chart. आपका सामने स्क्रीन में चार्ट है. वो चार्ट में मैंने मीन्स आपको बताया कैसे शेयर पब्लिक को इश्यू किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है. फर्स्ट, जब कंपनी डिसाइड करता है शेयर मार्केट में बेचना है, उसका बोर्ड मीटिंग होएगा, जनरल बॉडी मीटिंग होएगा. सो दे टेक ए डिसीजन टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. वो तो आपको मालूम है, दैट इज इंटरनल मैटर. As and when they decide to issue share capital, first they appoint a lead manager called merchant banker. आजकल शेयर्स एक कंपनी बेचता नहीं है, शेयर बेचने का काम स्पेशलिस्ट को दिया जाता है. उन लोगों को लीड मैनेजर बोलते हैं या मर्चेंट बैंकर बोलते हैं. दे आर स्पेशलिस्ट इन इश्यू ऑफ शेयर्स. दे हैव गॉट लिंक्स, रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स विद द पब्लिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. उन लोगों का अंडर ब्रोकर्स रहता है, सब ब्रोकर्स रहता है. हाँ, एक मजबूत मर्चेंट बैंकर को आपको अपॉइंट करेगा. ही नोज हाउ टू सेल शेयर्स टू द पब्लिक लीगली, फिजिकली, उसको मालूम है. सो हमने आप मर्चेंट बैंकर को एक को अपॉइंट किया. दैट्स ओवर. तो मर्चेंट बैंकर अपना तरह से जो भी है ना प्रोसीजर वो रेडी करता है. उसमें एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाता है वो, और कंपनी को देता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस. उसको रजिस्ट्रार को दिया जाता है अप्रूवल के लिए. अप्रूवल करने के बाद, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनने के बाद, उसको हम पब्लिक को इश्यू करते हैं. दैट्स नेक्स्ट स्टेप, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक. व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स. प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन है पब्लिक को, एक ऑफर है पब्लिक को, हमारा कंपनी का शेयर खरीदो. ये प्रोस्पेक्टस में हर चीजें लिखा जाता है. इसका ओपनिंग डेट का भी है, क्लोजिंग डेट का भी है, डायरेक्टर्स कौन है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कभी से मीन्स अपना कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा, समझे क्या नहीं, और आपको शेयर का प्राइस कितना है, कैसा बेचना है, एप्लीकेशन के साथ कैसा बेचना है, कौन सा बैंक में पैसा जमा करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन भी आपको साथ में अटैच करके दिया जाएगा, समझेगा नहीं. सो प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड टू द पब्लिक थ्रू ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स. आफ्टर दैट जो प्रोस्पेक्टिव पब्लिक इंटरेस्टेड है वो अपना एप्लीकेशन ड्यूली फिल करके एप्लीकेशन मनी आप जो बैंक को अपॉइंट किए उसको भेज देगा. So application along with the application money are sent to the respective banks. So you receive application, you matlab your banker receives application. So at the same time you collect application money from the public that is deposited in the bank decided earlier. पहले जो अपॉइंट किया उसका अंदर आप पैसा जमा करते हो पब्लिक का. Now first question is the public response. How is the public response? Is it under subscription, full subscription, over subscription? ये तीनों का वर्ड का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे प्री वीडियो में. अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने जो शेयर इश्यू किया उतना रेस्पॉन्स नहीं आया, उससे कम आया.
फुल सब्सक्रिप्शन मतलब आप जितना शेयर इश्यू करना चाहते हैं उतना, मीन्स आपको एप्लीकेशन आया। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने कितना शेयर इश्यू करना चाहते हो उससे ज्यादा, मीन्स पब्लिक का रेस्पॉन्स है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। सो आपको देखना है आपके पास जो एप्लीकेशन आया वो अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या, फुल सब्सक्रिप्शन है क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ भी हो। उसमें से आपको सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 2 को फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, every company at the time of application must get minimum 5%, at least 5% of the face value of the shares। अगर सपोज आपने 100 रुपए का शेयर इश्यू किया है तो आपका एप्लीकेशन में कम से कम 5% आना चाहिए, 5 रुपए आना चाहिए एप्लीकेशन मनी, है ना। सो नंबर इंटू 5 रुपीज जो आता है उतना आना चाहिए। तो अगर उतना आया यू कैन मूव अहेड। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, आपका राइट हैंड साइड में देखो, नॉन कलेक्शन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इमीडिएटली यू हैव टू रिफंड विद इन 60 डेज। आपको वो पैसा उन लोगों का रिफंड करना है। जो जो पब्लिक से आपको एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड करना है। अगर नहीं रिफंड करता है विद इन 15 डेज आपको ब्याज के साथ रिटर्न करना है। अंडरस्टूड। सो आपको ब्याज के साथ रिटर्न करना है। ओके, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया देन योर अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट्स। एप्लीकेशन स्टेजेस के बाद कौन सा स्टेज आता है? अलॉटमेंट स्टेज आता है। व्हाट इज अलॉटमेंट? अलॉटमेंट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय द कंपनी। जो ऑफर पब्लिक ने दिया उसको एक्सेप्ट करना, अलॉटमेंट। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप पूरा का पूरा शेयर को अलॉट करोगे। अगर फुल सब्सक्रिप्शन होएगा, फुल सब्सक्रिप्शन भी होएगा, आपने मींस पूरा शेयर्स को अलॉट करोगे। लेकिन आपको ओवर सब्सक्रिप्शन होएगा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ शेयर्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसका रिफंड करना पड़ेगा, और कुछ शेयर्स मनी है उसको सेकंड स्टेज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन का टाइम में कुछ एक्सेस मनी आया, आप उसको अलॉटमेंट का टाइम में एडजस्ट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। दैट यू कैन डू। उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब सबको जैसे उन लोगों ने शेयर मांगा वो शेयर उतना नहीं देने का, थोड़ा कम देने का, पार्शियल अलॉटमेंट करने का, प्रो रेटा में बेचने का। फॉर एग्जाम्पल हमने 50,000 शेयर भेजा तो पब्लिक ने 1 लाख का रेस्पॉन्स दिया, तो आप क्या करोगे फ्यूचर में? जो जो आदमी से आपका एप्लीकेशन है उसका 50% ही उसका एक्सेप्ट करोगे, अलॉट करोगे। समझा? उसको बोलता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ इंस्टीट्यूशन आपको पहले बोला है उन लोगों को फर्म अलॉटमेंट चाहिए, उन लोगों को आपको इतना शेयर वो लोग खरीदने को रेडी है, तो आपको फर्म अलॉटमेंट उन लोगों को करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये अंडर राइटर्स आपसे मांगते हैं, हमको इतना शेयर हम खुद खरीदने वाला है, पब्लिक को मत दो, हमको ही दे देना, हम खरीदेंगे, पब्लिक खरीदे नहीं खरीदेंगे हम खरीदेंगे। उसको बोलता है फर्म एप्लीकेशन, और उसको बोलता है फर्म अलॉटमेंट। समझा? सो अलॉटमेंट हुआ, और स्टेज को क्या बोले थे? एप्लीकेशन स्टेज। नेक्स्ट क्या है? अलॉटमेंट स्टेज। लास्ट में क्या आता है स्टेज? कॉल्स। मतलब all of you know, in previous video I had described it, a company collects the amount of share not in lump sum but in installment। इंस्टॉलमेंट में बेचता है। एप्लीकेशन का टाइम एक अमाउंट दे देना, अलॉटमेंट का टाइम एक अलॉटमेंट देना, देन कॉल्स का टाइम में बचा हुआ अमाउंट दे देना, उसमें भी फर्स्ट कॉल का टाइम में इतना देना, सेकंड कॉल का टाइम में इतना देना, बचा हुआ फाइनल कॉल का टाइम में भी देना, या फाइनल कॉल करेगा रिजर्व करके रखेगा, वो दैट वी डिस्कस अर्लियर। समझे क्या नहीं? सो कलेक्शन ऑफ शेयर्स, आपको सेक्शन नंबर उसका मालूम है, सेक्शन नंबर 49, कैसे आप पब्लिक से टप्पा में इंस्टॉलमेंट में कॉल मनी कलेक्ट करते हो, कितना कॉल में कलेक्ट करते हो, यानी नंबर ऑफ कॉल्स यू कैन मेक। समझे कि नहीं? कौन सा पीरियड के बाद आप कॉल्स करोगे, ये दैट वो जो पूरा सेक्शन 49 आपको
बताता है, समझा। सो आपने सपोज 3 कॉल में कॉल करना चाहते हो, फर्स्ट कॉल में कुछ अमाउंट, सेकेंड कॉल में कुछ अमाउंट और बचा हुआ फाइनल कॉल में कुछ अमाउंट, दिस कॉल्ड कॉल्स, है ना। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, फर्स्ट कॉल करने के बाद हमने सेकेंड और फाइनल कॉल जिंदगी में कभी भी करते नहीं, बिकॉज वन थिंग यू मस्ट नो, दिस इश्यू ऑफ शेयर इज कॉस्टली, है ना। जितनी भी प्रॉफिट बचता है वो सब ये शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। उससे बेहतर है प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्सेड परसेंटेज देना, डिविडेंड देना, या उसका बदले में यू कैन इश्यू डिबेंचर टू पब्लिक, सस्ते में आपको पैसा मिलता है। जो शेयर इश्यू क्यों करेगा, शेयर होल्डर से पैसा क्यों मिलेगा, जब मार्केट में आपको सस्ते में पैसा मिलता है इश्यू ऑफ डिबेंचर से, तो आप कभी एक कॉल करोगे नहीं करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। सेक्शन नंबर 49 इस बारे में आपको हाईलाइट करता है, समझा। सो ये रहा आपका प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। वंस अगेन, सबसे पहले आपका कंपनी डिसाइड करता है पब्लिक से कितना अमाउंट शेयर कैपिटल रेज करना है, उसके बाद लीड मैनेजर या मर्चेंट बैंकर को कंपनी अपॉइंट करता है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस बना के मीन्स पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है एप्लीकेशन के साथ, और उन लोगों से पर्टिकुलर अमाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बैंक में। उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन देखा जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है क्या यह देखा जाता है, समझा। अगर वो मिला नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने भी पैसा आया तो वो पब्लिक को रिफंड किया जाता है, लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है तो पब्लिक को शेयर अलॉट किया जाता है, समझे कि नहीं। अलग अलग तरीका है, फुल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट, फर्म अलॉटमेंट, अलग अलग टाइप का है, समझे कि नहीं। उसके बाद में जब भी पैसे का जरूरत है कॉल्स किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा किया आता है। सो ये टोटल जो प्रोसीजर, इसको मैं 4 स्टेज में डिवाइड करता हूं, ताकि कल मैं आपको जो जर्नल एंट्री सिखाऊं तो आपको वो 4 स्टेजेस का जर्नल एंट्री सीखना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज। ये स्टेज में क्या आता है, एप्लीकेशन मनी आता है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज। ये स्टेज में क्या आता है, जिससे एप्लीकेशन आया उसको अलॉटमेंट किया जाता है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेज, कॉल स्टेज। कॉल स्टेज में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉल स्टेज, उसमें क्या आएगा, फर्स्ट कॉल मनी आएगा, नेक्स्ट सेकंड कॉल आएगा, एंड थर्ड फाइनल कॉल। इसका बीच में मैंने बोला था ना, अगर कोई भी शेयर होल्डर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी कॉस्ट, क्या बोलते हैं उसको, कॉल इन एरियर, अनपेड कॉल्स करके बोल देते हैं, समझे क्या नहीं। सो कल के लिए ये याद रखना, 4 स्टेजेस है, समझे क्या नहीं, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज, फाइनल कॉल स्टेज, इतना तो याद रख। इसका एंट्री कल सिखाएगा। सो आज मेरा जो वीडियो आपको एक अच्छे से समझा होगा, एकदम अच्छे से समझो, ताकि जर्नल एंट्री आपको अच्छे से आ जाएगा, समझा। सो ये वीडियो को भी आप लाइक करो, मजबूत शेयर करो, समझे क्या नहीं। तो इतना बोल के आज का मेरा ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, समझे क्या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बस।